क्लास 6 साइंस, ये फ्रेश चैप्टर है आज, है ना। लास्ट क्लास में साइंस तक अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे और चैप्टर 9 अब हमें शुरू करना है और टॉपिक का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है ना। तो एक एक करके हम लाइकवाइज नेचर के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल थिंग्स है या फिर मटेरियल थिंग्स है उन्हें स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। स्पिरिचुअल थिंग्स हो गए आपके लिविंग एंटिटीज और नॉन लिविंग में नॉन लिविंग एंटिटीज, दैट्स ऑल। तो लास्ट टॉपिक था हमारा, लास्ट चैप्टर था हमारा बॉडी मूवमेंट्स, है ना, जिसमें हमने ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है, स्पिरिचुअल बीइंग एक तरीके से, वो लिविंग एंटिटी के हमने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया। और साथ ही साथ बॉडी मूवमेंट्स में ह्यूमन बीइंग के अपार्ट हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स भी देखे, कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स भी देखे, राइट, इंसेक्ट्स और कुछ कुछ की बात की थी, फिशेस की। ठीक है ना। और उससे पहले चैप्टर हम देखे थे कि चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ठीक है। अब वो फिजिकल केमिकल चेंजेस अभी आप लोग क्योंकि 6th क्लास में हो इसलिए, अदरवाइज इसको थोड़ा और एक्सपांड करो उस टॉपिक को तो बायोकेमिकल चेंजेस निकल करके आता है एक और टॉपिक, है ना। ह्यूमन मतलब कि लिविंग एंटिटीज के अंदर किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं फिजिकल और केमिकल, तो वो बायोकेमिकल चेंजेस। तो ये तो हो गया ऊपर ऊपर से बात। अभी हम लाइकवाइज हम डेप्थ में जाते जा रहे हैं चीजों में। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में अभी और लाइक अभी तक हम लिविंग एंटिटीज और नॉन लिविंग एंटिटीज की बात तो करते हुए आए हैं, लेकिन अब और डिटेल में देखेंगे कि वो किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड है। और अर्थ के ऊपर हमें पता है कि वेरिएशन से बहुत सारे क्लाइमेट वाइज, राइट, हैबिटेट्स अलग अलग है, हैबिटेट के अंदर रहने वाले बहुत सारे हैबिटेट्स होते हैं। बोलो हाँ। यस सर। तो हैबिटेट एक टर्मिनोलॉजी आई थी पहले मेरे ख्याल से 7th चैप्टर में, ना, चेक करना एक बार। हैबिटेट आया था जिसके अंदर हैबिटेट लाइकवाइज कोई रीजन है, उसके अंदर क्या कौन सा क्लाइमेट है, कौन सा एटमॉस्फेयर है, राइट, उसके अंदर कैसे हैबिटेंट्स रह रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी लिविंग एंटिटी नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर ने उसको अर्थ के ऊपर जहां भी रखा है, जहां भी उसको बर्थ मिला है या जहां भी उसको चांस मिला है रहने का, सर्वाइव करने का, वो उस नेचर या करस्पॉन्डिंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को सेटल करता है, राइट। ऐसा तो नहीं कि मतलब हम जैसे अभी हमें गर्मी लगी, हमने मतलब नेचर को ऑर्डर दे दिया कि अभी मेरा उठने का मन नहीं हो रहा तो सन बाद में उगना, अभी रुक जाओ, तो इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, हमारी तरफ से नहीं होता। लाइकवाइज कि हमें नेचर के अकॉर्डिंग खुद को मैनिपुलेट करना पड़ता है, खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। नेचर के जो लॉज है वो स्ट्रिंजेंट है, वो स्ट्रिक्ट है, वो होते ही होते हैं कि सुबह 6 से 7 के बीच में सनराइज होगा तो होगा, शाम को 6 से 7 के बीच में सनसेट होगा तो होगा। हम रोक नहीं सकते उसको, हम खुद को सेट कर सकते हैं। हमें हमारी टाइमिंग अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ती है ना, कि जब डे टाइम होगा तो हमने हमारी स्कूल की क्लासेस लगा रखी है, जब इवनिंग टाइम होगा तो हमने कुछ और शेड्यूल लगा रखा है, नाइट टाइम में हमारा स्लीपिंग टाइम है। तो ये हमने नेचर के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया हुआ है, नेचर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। और अगर कोई और होशियारी करे, नेचर को वो पार करने की कोशिश करे, तो लाइकवाइज फिर वो नुकसान हो जाएगा। लाइकवाइज नेचर का लॉ है कि आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, तो आग में हाथ मत डालो तो नहीं जलोगे, और अगर डाल दिया तो फिर जल जाओ। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ग्लव्स पहन के गए या लोहे के ग्लव्स पहन के गए, हाँ कुछ टाइम तक लोहे को बचा कर रखो, लेकिन कंटिन्यूअसली रख सकते हो कि हाथ को वहां पे नहीं रख पाओगे, राइट। तो लॉज होते हैं, लॉज लाइक ये तो चलो नेचर के लॉज की बात हो गई, नेचुरल लॉज की बात हो गई। तो नेचर तो और पावरफुल है हमारी स्टेट या फिर कंट्री गवर्नमेंट से। तो जब कंट्री गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को पार नहीं कर सकते तो नेचर के लॉज को कैसे पार करोगे, राइट। ट्रैफिक सिग्नल पे अगर आप लोग गए हो, रेड लाइट पे आपको रुकना पड़ेगा, राइट। और चोरी छुपके तो चलो पैसा छुपा सकते हो अपना, लेकिन इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर पब्लिक है पैसा तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, तो पड़ेगा, रोक नहीं पाओगे। जब गवर्नमेंट के लॉस को नहीं रोक सकते हो, गवर्नमेंट के लॉस को पार नहीं कर सकते हो, जो इतना गवर्नमेंट तो इतनी बड़ी नेचर की जितनी स्ट्रांग नहीं है ना। गवर्नमेंट तो आती है, चेंज हो जाती है, आज ये गवर्नमेंट, आज वो गवर्नमेंट है, लेकिन नेचर तो सदाबहार है। हमारे हमारे बर्थ से पहले भी नेचर थी, हमारे डेथ के बाद भी नेचर होगी, तो उसको पार नहीं कर सकते तो उसको तो पार करना और भी मुश्किल है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, ये सारी चीजें बताने का पर्पस क्या था मेरा, ये सारी चीजें बताने का पर्पस यही था कि अभी जो आएगा यहाँ पे इस नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये आएगा कि अडेप्टेशन, एक बात आएगी यहाँ पे। अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि अभी हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इंडिया के अकॉर्डिंग खुद को सेट करना पड़ेगा। और अगर हमारी परमानेंट लिविंग अगर अमेरिका में हो जाए, यूरोप में हो जाए, जहाँ पे लाइकवाइज कोल्ड ज्यादा है हॉट से ज्यादा, तो वहां पे हम अकॉर्डिंगली सेट होना पड़ेगा। ये सारी चीजें,
ठीक है ना। तो अडेप्टेशन एक बात आएगी। कोई कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कहना है? नहीं, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ तो फर्जी है, इसमें कुछ ज्यादा काम की बात नहीं रखी, ठीक है। तो ये पहले मुझे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, फिर बोला है कि मैं क्लास 6 में पढ़ रहा हूँ, ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तुम लोग पढ़ रहे हो 6 में, मैं तो नहीं पढ़ रहा। तो इसमें यही बोला है कि आप लोगों ने क्या किया है कि मैं कोई टास्क दूं आप लोगों को कि आप लोग जाओ और अलग अलग तरह के प्लांट्स के सैंपल लेकर के आओ, या एनिमल का सैंपल तो कैसे लेके आओगे, एनिमल की फोटोज क्लिक करके लाओ। तो ये बच्चों ने कुछ कलेक्ट किया है, कैक्टस, कैमल, यॉक हो गया, टर्टल हो गया, पाम लीफ, पाइन कॉर्न। तो ये सारी चीजें उसने बोला था करने के लिए, मैं तो नहीं बोल रहा आप लोगों को करने के लिए, लेकिन हाँ हमें पता है कि डिफरेंट वेराइटीज में, ये वेराइटी की बात हम कितनी बार कर चुके हैं, वेराइटीज में प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है सारी स्पीशीज को मिला करके, ये बताया था मैंने पहले कभी? नहीं बताया। नहीं बताया था, तो अभी देखो फिर। लाइकवाइज साइंटिस्ट तो नहीं बता पाएंगे आप लोगों को, लेकिन स्क्रिप्चर्स में आता है ना, स्क्रिप्चर्स पता है ना? नो सर। 84 लाख स्पीशीज होती है। ये साइंटिफिक डेटा नहीं है, ये स्क्रिप्चरल डेटा है। स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज, अरे भैया स्पीशीज, प्रजातियां। जैसे ह्यूमन बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी, एक कॉकरोच की बॉडी हो गई, एक बर्ड की बॉडी हो गई। अब बर्ड में ही बहुत सारी, पिकॉक हो गया, पैरट हो गया, पिजन, क्रो, ठीक है। एक्वेटिक्स में जाओगे तो क्रोकोडाइल हो जाएगा तुम्हारे पास में, टॉर्टॉइस, फिश, फ्रॉग और ये सब। तो ये सारी स्पीशीज होती है। कितने तरह की बॉडीज प्रेजेंट है नेचर में, ऑल ओवर द यूनिवर्स? 84 लाख। 84 लाख, हाँ डेफिनेटली। तो ये साइंटिफिक डेटा नहीं है, साइंटिस्ट तो नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन स्क्रिप्चुरल डेटा, ये मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा, 84 लाख, ठीक है ना। तो क्या बात कर रहे थे हम? अब यही बात कर रहे थे, एडेप्टेशन की बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी देख लो ऑल द लिविंग बींग्स, एक बार चैप्टर फॉलो कर लेते हैं। ऑल द लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब कि लिविंग बींग्स को ऑर्गेनिजम्स बोला हुआ है, लिविंग बींग्स को ऑर्गेनिजम्स बोला हुआ है। यहीं पे आप लोगों के लिए बता देता हूं मैं कि ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप होते हैं हमारे एंगल से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनिज्म का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो जिसे हम हमारी खुली आंखों से देख सकते हैं, विदाउट एनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विद आवर नेकेड आईज, ठीक है। तो वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यस सर, है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म के दो टाइप हो गए। द बॉडी फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सुटेड टू द प्लेस वेयर दे लिव। काम की बात, सिंपल बात लिखी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा काम की बात लिखी हुई है। द बॉडी फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सुटेड टू द प्लेस वेयर दे लिव। समझ में आया? अपना माइक अभी के लिए ऑन रख लो, सॉरी ऑफ रख लो, अगर कुछ नहीं पूछना है तो। जब कुछ पूछना हो तभी ऑन करिएगा। अरे शिट, मैंने रिमूव कर दिया उस बच्चे को गलती से। चलो उसे बोलता हूँ फिर से ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तब तक ले देखो। A camel lives in a desert where water is scarce, जहाँ पे पानी कम होता है। Therefore, its body suited to such conditions. It has a hump. Hump पता है ना? गाय के ऊपर भी hump होता है, कैमल के ऊपर hump होता है। जैसे पीठ के ऊपर जो वो रेज जो स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ओवल साइज, एल साइज, सर सी साइज। हाँ बना करके दिखाई देता हूँ, काम करता हूँ। जैसे कि वो स्ट्रक्चर तो क्या, ये ऊंट मान लो इस तरीके से है, तो उसके ऊपर ये जो निकला हुआ होता है, ये हम रेस्पॉन्सिबल होता है टू स्टोर फूड एंड वाटर, ठीक है। पानी और खाना स्टोर करने के काम आता है ये हम। ऊंट में ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गाय और दूसरे जानवरों में भी ऐसा होगा। सर तो इसे क्या स्टडी करना पड़ेगा। क्या सर, इसे क्या बोलते हैं? हम्प, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। In which it can store food and water so that it can survive for many days without water. तो गूगल कर लेना हमको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। It has long legs to keep its body away from the heat of the desert sand.
कैमल हैज ड्राई स्किन विच डज नॉट स्वेट, मतलब पसीना नहीं आता उसमें से, एंड देयरफॉर डज नॉट लूज वाटर, ठीक है ना। इट्स डंग इज ऑल्सो ड्राई, ठीक है, उसका स्टूल की बात हो रही है, इसके स्टूल जो होता है वो सूखा होता है। इट हैज पैडेड हूफ्स विच, मतलब किसी भी तरीके से नेचर ने उसको ये फैसिलिटी दे रखी है ना, कि वो किसी भी तरीके से इधर बाय स्वेटिंग इधर बाय पासिंग स्टूल्स, वो अपना जो है वाटर किसी भी तरीके से लूज नहीं करता है, बॉडी के अंदर ही रिजर्व रखता है, जैसे कि वो ज्यादा दिनों तक सर्वाइव। अब ये खुद ने तो मैन्युफैक्चर नहीं किया है कैमल ने, ये सब नेचर की ही तो गिविंग्स है। तो अगर नेचर को उसने फॉलो करता रहेगा तो वो ज्यादा टाइम तक डेजर्ट में सर्वाइव कर पाएगा। कुछ टाइम उसने होशियारी की या किसी कोई भी, लाइक वाइज ह्यूमन बीइंग ही सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज है, और सबसे ज्यादा नेचर के लॉज को वॉयलेट करने वाला भी ह्यूमन बीइंग स्पीशीज ही है, ठीक है, क्योंकि जानवरों में इतनी बुद्धि होती नहीं है, पक्षियों में इतनी बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि होती तो है लेकिन कंपैरेटिवली ह्यूमंस के कम होती है, तो इसलिए वो नेचर को फॉलो करते हैं तो पीसफुल लाइफ उनकी निकलती है। अदरवाइज ह्यूमंस का तो हमें पता ही है क्या हाल हो रखा है। इट हैज पैडेड हूफ्स व्हिच हेल्प इट टू वॉक ऑन सैंड। हूफ्स मतलब उसको पता है ना पैर कैसे होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. All these features help a camel to survive in the desert. A yak, ये हो गया आपका बर्फीला एनिमल। Yak has short legs. Its body is covered with long, thick, मोटे और लंबे hair to protect it from extreme cold of the Himalayan mountains. अब ऐसा तो नहीं है कि उसने नेचर के एजेंट को चिट्ठी लिखी यॉक ने कि मुझे लंबे और ये हेयर दो तब जाकर के मैं रह पाऊंगा कोल्ड में, नहीं ऐसा नहीं है। वो उसने नेचर की गिविंग्स ऑलरेडी स्पीशीज को। Yes, sir. Its body has a lot of fat to survive in the winters. फैट जो होता है गर्म होता है, तो इंटरनली अगर उसको थोड़ा हीट फील करना है तो फैट ऑलरेडी उसके पास में वो स्टोर कर सकता है अपनी बॉडी में। A turtle has a soft body which can hide inside its exoskeleton. Exoskeleton बोलो, मैं नहीं बताने वाला क्या होता है एक्सोस्केलेटन। सर जो बाहर होता है जो हम देख सकते हैं अपनी आई से, कछुए का शेल। जो नहीं देख सकते। एक्सोस्केलेटन का मतलब ये होता है। एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। सर एक्सोस्केलेटन जिसको अपन देख सकते हैं और एंडोस्केलेटन जिसको अपन नहीं देख सकते। नहीं ऐसे एक्सप्लेन करोगे क्या। एंड स्केलेटन का मतलब क्या, वो जो पूरा बोन्स का स्ट्रक्चर है वो आपस में जॉइंट इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। तो एंडोस्केलेटन में जैसे हम एंडोस्केलेटन है तो हमारा जो पूरा बोनी स्ट्रक्चर है वो अंदर की तरफ इंटरनली प्रेजेंट है, बाहर की तरफ कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। लेकिन एक्सोस्केलेटन में क्या होता है, The type of skeleton which is on the outer side of the body of an organism. बुक से कॉपी करना छोड़ो, खुद तुम्हें क्या समझ में आ रहा है वो बताओ। तुम्हें खुद को क्या समझ में आ रहा है, ओरल एग्जाम में बैठोगे तो बुक लेकर के बैठोगे, तुम्हें क्या समझ में आता है वो बताओ। तो एक्सोस्केलेटन में क्या होता है, कुछ पार्ट, पूरा का पूरा नहीं लेकिन कुछ पार्ट हड्डियों का बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, जैसे कि और भी हमने वहां पे बात की थी, तो उनमें से वन ऑफ द एग्जांपल ही टर्टल था वहां पे एक्सोस्केलेटन, ठीक है ना। स्नेल दूसरा एग्जांपल हो गया एक्सोस्केलेटन का। तो इट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इट हैज अ टेल व्हिच हेल्प्स इट टू स्विम। ये हो गई इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट आपका। अब आगे चलते हैं, ये एक्टिविटी 1 में नहीं करने के लिए बोल रहा हूं आपको। The presence of specific features or certain habits of an organism which help it to survive in its surroundings are called adaptation. इसकी बात पूरे लेक्चर में कर चुके हैं हम। एडेप्टेशन का मतलब कि हमें खुद को अडेप्ट करवाना उस रीजन में या फिर उस हैबिटेट में कि हम आसानी से वहां पे सर्वाइव कर पाए बिना किसी स्ट्रगल के या बिना किसी ज्यादा स्ट्रगल के, है ना। The presence of specific features or certain habits of an organism which help it to survive in its surroundings are called adaptation. In addition to physical features, adaptation can be in the form of habits also. Physical features माने कि वो बॉडी से रिलेटेड बात कर रहा है। हमने कॉकरोच की, बर्ड की, स्नेल की लास्ट चैप्टर में बात की थी, ह्यूमंस की बात की थी, तो वहां पे उनकी फीचर्स पढ़ रहे थे हम, है ना। क्योंकि बर्ड क्यों उड़ सकती है, इनफैक्ट जब आंधी तूफान में पक्षी क्यों उड़ पाते हैं आसानी से तो क्या, लेकिन क्यों आते हैं फिर भी, तो उनके बिकॉज ऑफ देयर विंग्स एंड बिकॉज ऑफ देयर हॉलो बोन्स। वहां पे कुछ बातें थी, वहां उनका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर भी वो आसानी से हवा में क्रॉस अप कर जाती है। तो वो सारी चीजें थी वहां पे, तो ये फिजिकल फीचर्स की बात की थी हमने वहां पे। अडेप्टेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हैबिट्स ऑल्सो, आदतों के अनुसार हैबिट्स भी इंक्लूड है अडेप्टेशन में। एक्टिविटी 2 नहीं करनी है। A fish has a streamlined body which helps it to cut through water and move forward. It has fins.
which make it change its direction. ये लास्ट चैप्टर में आ चुका है, ठीक है ना, कुछ नया नहीं तुम लोगों के लिए, अगर रिवाइज किया था तो. It has gills which help it to absorb dissolved oxygen in water. ये कोई नई बात है. गिल्स एक्सटर्नली प्रेजेंट नहीं होती है, अंदर प्रेजेंट होती है ना, और ये स्केलेटन का पार्ट होता है गिल्स which help it to absorb the dissolved oxygen in water. ठीक है ना. लाइकवाइज हमें तो कोई हमारी बॉडी को कोई फिल्टर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे आसपास एयर ही प्रेजेंट है ऑलरेडी, वाटर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहां पे उससे क्या करना पड़ता है, वाटर में से O2 एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है. डू यू थिंक अ फिश कैन लिव ऑन लैंड और अ कैमल कैन लिव इन वाटर? व्हाई? All organisms need a place to live where they can get plenty of food, shelter and protection from enemies and adverse conditions. Adverse condition मतलब opposite conditions, unfavorable, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो condition. The area or surroundings in which an organism lives is called its habitat. इसे कर लो underline. करो इसे underline. And adverse conditions, the area or surrounding in which an organism lives, it's called its habitat. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट से हम कल कंटिन्यू करेंगे. आज की क्लास में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो. निकल जाता है.